Hello friends, it's Jatinder Singh from Stepping Stone Overseas. I'm back here with a new video on PTE course. In this video, we will discuss listening module and I will be explaining you the different type of questions which comes in this module. I will be giving you tips and tricks and I will tell you in detail how you should attempt these questions in order to score maximum marks. We will start our video from filling the blanks typing. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलता है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, आपने वो पैराग्राफ को सुनना है और वो वर्ड जो मिसिंग है उसको पिक करना है और आपने उसको लिखना है। अब कैसे, देखिए आपको बताता हूं। आपको कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स मिसिंग है। आपने क्या करना है, आपने प्लानिंग करनी है देख कर सबसे पहले कि आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। लाइक प्लानिंग कैसे, देखिए यहाँ पे 1 और 2 और 3 इसमें काफी गैप है, इसमें काफी वर्ड्स है, तो आपको टाइम बहुत मिल जाएगा जब आप सुन रहे होंगे और आपको वर्ड जो सुनने को मिलेगा यहाँ पे ह्यूमन के बाद, यहाँ फर्स्ट जो ब्लैंक है ह्यूमन के बाद ये सुनने को मिलेगा, सेकंड वीक ह्यूमन के बाद ये सुनने को मिलेगा, थर्ड डाइवर्स के बाद, इसमें आपको काफी टाइम मिल जाएगा सुनने के लिए और लिखने के लिए। लेकिन जब आप आएंगे फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे ही फोर्थ वर्ड आएगा और फिफ्थ भी साथ में, इसमें गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने टाइप नहीं करना, यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि जब आपको वो बुक मिलेगी वहां पे या पे पेन एंड पेपर मिलेगा वहां पे लिख लीजिए। आपका ध्यान वर्ड्स पे होना चाहिए, टाइप इन पे नहीं। जब आप टाइप करने लगेंगे, अगर आप मान लीजिए फोर्थ उन्होंने आंसर बोल दिया और आप टाइप करना शुरू कर दिए और साथ में उन्होंने फिफ्थ बोल दिया, तो आपके दिमाग से फिफ्थ वर्ड निकल चुका होगा, आपको नहीं पता चलेगा फिफ्थ वर्ड क्या है, क्योंकि आपने क्या किया, टाइपिंग शुरू कर दिया। तो आपने ये प्लान करना है फोर्थ एंड फिफ्थ में, और आपने क्या करना कि जब फोर्थ एंड फिफ्थ आए तो आपने कॉपी पे लिख लेना है, पेन एंड पेपर पे लिख लेना है और क्या करना है वहां पे लिख के इन दो वर्ड्स को बाद में टाइपिंग करना है। इस तरह से आप प्लान करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम इसमें आती है सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते ही करते हैं और उनके नंबर सुनने के बावजूद भी चले जाते हैं। क्यों, उनके स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना है, आपने घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशन करवानी है। किसी को बोल दीजिए कि वो डिक्टेट करे वर्ड्स और आप वो उसको टाइप करें, टाइप करके लिखें या पेन एंड पेपर के साथ यूज करके लिखें। दूसरा यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जब आप सुनते हैं वो बोलता कुछ और है, आपको सुनता कुछ और है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है जब वो इन वर्ड्स को सुनते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, इसको ओवरकम करना है आपने प्रैक्टिस कर करके बार बार सुन के। अगर आपको मान लीजिए प्रैक्टिस के दौरान कोई वर्ड नहीं समझ आया तो आप वहां पॉज कीजिए, उसको दोबारा सुनिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसने शायद ये बोला है, जब आपको ये लगा कि शायद ये बोला है तब आपको ये मान लेना पड़ेगा कि आपने गलत सुना है। तो आपने क्या करना है, उसको वर्ड्स को दोबारा सुनना है और उसको फिर आपने लिखना है। इस तरह क्या होगा, इस तरह आप जब वर्ड्स बार बार सुनेंगे, जो जो वर्ड्स आप मिस कर रहे हैं वो बार बार सुनेंगे, वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जब वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको जब पेपर देने का दिन आएगा तो वर्ड वो आपको क्लियरली सुन जाएगा कि वो वर्ड क्या है और आपने इजीली उसको पिक कर लेना है। आगे हम लोग करेंगे सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन के सामने आपको एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे लिखा होगा यू विल हियर रिकॉर्डिंग अबाउट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। एट द एंड ऑफ रिकॉर्डिंग द लास्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ बीप। मतलब क्या होगा कि एक रिकॉर्डिंग होगी, उस रिकॉर्डिंग में लास्ट पे एक बीप आएगा, मतलब एक वर्ड जो बोलना था लास्ट में वो मिसिंग होगा, उसकी जगह वो बीप बोलेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, उस वर्ड को प्रिडिक्ट करना है कि ये वर्ड कौन सा था इस रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने बोला है। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या, डिफरेंट, टिपिकल एंड ह्यूज। ये आपको 3 ऑप्शन मिले हैं। आप इन वर्ड से आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड वो फिट हो रहा है, वो आपने इसको कैसे करना है। आपने क्या करना है, यू विल हैव 7 seconds टू रीड बिफोर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग। मतलब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आपके पास 7-8 सेकेंड्स होंगे पढ़ने के लिए और आपने वहां पे देख लेना है कि ये रिकॉर्डिंग किस पे होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था यू विल हियर अ रिकॉर्डिंग अबाउट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। अब यहाँ पे था इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स।
तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स पे होने वाली है और उसी पे बेस्ड होगा। और आपके दिमाग में सोचना शुरू कर देना कि इंट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स क्या क्या करते हैं। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो शर्माकिल आदमी होता है, जो शर्म बहुत करता है या बातें नहीं करता, वो कैसे बिहेव करता है, और एक जो बातूनी होता है, जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है, सबसे मिलजुल के बातें करता है, वो कैसे बिहेव करता है। तो आपके थोड़ा माइंड में एक कहानी आ जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देन देयर विल बी अ रिकॉर्डिंग ऑफ 20 to 70 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी जो 20 और 70 सेकेंड तक चलेगी। यू विल हैव 3 to 5 आंसर टू चूज फ्रॉम, आपको 3 से 5 ऑप्शन दी जाएंगी, उसमें से आपने एक वर्ड चूज करना है। यू विल हैव सम टाइम टू आंसर बिफोर द रिकॉर्डिंग फिनिश, मतलब जो रिकॉर्डिंग फिनिश हो उससे आपसे पहले आपको टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कि आपने कौन सा वर्ड वहां फिट करना है। ये नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग खत्म और आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपके पास एंड में टाइम होगा कुछ फ्यू सेकेंड्स का आपको सोचने का कि कौन सा वर्ड वहां पे फिट हो रहा है। अब कैसे करना है, टिप्स टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर, मैंने जैसे आपको बोला कि आपने प्रेडिक्ट करना पहले ही शुरू करना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पे है तो कौन सा वर्ड उस फ्रेज में आ सकता है। ठीक है, आगे हाउ यू कैन प्रेडिक्ट दिस, यू विल हैव 7 सेकंड्स टू रीड बिफोर लिसनिंग, जैसे कि आपको 7 सेकंड्स होंगे लिसनिंग से स्टार्ट होने से पहले। अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज गोइंग टू बी, आपने अंडरस्टैंड करना कि टॉपिक कौन सा होने वाला है। इट विल बी गिवन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, जो आपके टॉप में मैंने आपको बताया कि वो दिया होगा। अब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड द सेंटेंसेस, जो वो बोल रहा है, जो मेन आइडिया है। टॉपिक तो हो गया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अब उसमें एक मेन आइडिया जो स्टार्टिंग लाइन होगी, आपने उसको अंडरस्टैंड करना कि ये लाइन में क्या बोल रहा है और सेंटेंस में क्या है, ये आपको समझना होगा। कीप योर फोकस ऑन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द लेक्चर, आपने क्या करना है, एक तो फर्स्ट सेंटेंस को सुनना है, उससे क्या होगा आपको मेन आइडिया मिल जाएगा, और लास्ट सेंटेंस उस पर आपने ध्यान देना कि वो लास्ट में क्या बोल रहा है। अब आप ये सोचोगे कि लास्ट अब कौन सा लास्ट होने वाला है, ये तो किसी को भी नहीं पता कहां पे वो लेक्चर स्टॉप होगा, लेकिन आपने क्या करना है, जो लास्ट में सुना है जहां बीप आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने उस लास्ट सेंटेंस को अपने माइंड में रिपीट करना है। अगर आप चाहो तो आप उसको लिख भी सकते हो, आपके पास पेन एंड पेपर होगा। आपने क्या करना है, वो लास्ट वर्ड्स लिखने हैं जो उसने बोले हैं, ताकि आपको पता चल जाए सेंटेंस क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेट दोज वर्ड्स विच यू थिंक इज नॉट करेक्ट, आपने वो वर्ड्स आपने एलिमिनेट कर देने हैं जो आपको लगता है कि ये करेक्ट तो है नहीं, ये सेंटेंस का पार्ट बन ही नहीं रहे। उसके बाद ट्राई टू राइट डाउन सम की वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट फ्यू वर्ड्स, आपने जो पहला सेंटेंस बोला है उसके कुछ वर्ड्स आपने लिख लेने हैं, हो सके तो आप मेन आइडिया लिख लें, और जो लास्ट में आपने जो रिपीट किए अपने माइंड में वो वर्ड्स भी आपने लिख लेने हैं। इससे क्या होगा, आपको मेन आइडिया भी आ जाएगा, लास्ट वर्ड भी आ जाएगा, उससे आपको ये प्रेडिक्ट करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा और आपको बताऊंगा कि लास्ट फ्यू वर्ड्स उसने क्या बोले, मेन आइडिया क्या था, ताकि हमें करने में आसानी हो जाए, और आपने कैसे करना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक यहाँ पे हेडिंग बनानी, मेन आइडिया और लास्ट वर्ड्स, आपने ऐसे कुछ लिख के रख लेना है, और उसके नीचे आपने टाइप करना है या फिर आपने पेन एंड पेपर यूज करना है, और आपने सुनते वक्त ऐसे कुछ करना। देखिए हम लोग एक ऑडियो सुनेंगे और मैं आपके सामने ये लाइव करूंगा। Society has some pretty typical stereotypes for introverts and extroverts. One is cuddled up with a book in bed and the other is out being the life of the party. But there's actually a big misunderstanding about what truly makes someone one or the other. Being introverted or extroverted isn't dictated by how you spend your free time. It all depends on how you recharge when you're feeling low. Introverts do it alone. Extroverts with others. How someone recharges may not seem like a huge deal, but it has some interesting impacts. One's social life, career, even internet usage can be affected. And these differences aren't just external. The brains of introverts and extroverts are actually surprisingly
अब आप देखिए, जब मैंने ये लेक्चर सुना, रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैंने साथ साथ कुछ टाइप कर लिया। वहां पे आप टाइप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप लिख तो पाओगे ना। तो मैंने लिखा स्टीरियोटाइप फॉर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब उन्होंने बताया सोसाइटी हैज स्टीरियोटाइप फॉर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये मेन आइडिया हो गया मेरे पास। आगे उन्होंने कुछ बताया, बीइंग इंट्रोवर्ट डज नॉट मीन हाउ यू स्पेंड टाइम। उन्होंने बताया बीइंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दोनों वर्ड बोले थे एक्चुअली, कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होना मतलब ये नहीं कि आप कैसे स्पेंड टाइम करते हैं। और लास्ट में जो सुना था, मैंने लिखना पहले शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शायद लास्ट वर्ड ही होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। तो उन्होंने लिखा द ब्रेन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखनी, यहाँ पे मुझे वर्ड को कैच करना कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे द ब्रेन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, सरप्राइजिंगली यहाँ पे डीप आ गया। तो मुझे वर्ड प्रेडिक्ट करना है कौन सा वर्ड यहाँ पे आता है। अब मेरे पास है द ब्रेन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंगली क्या? तो यहाँ पे 3 वर्ड, डिफरेंट, टिपिकल या ह्यूज। अब ह्यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां बताया था कि वो अलग स्पेंड टाइम करते हैं। मुझे थोड़ा कुछ कीवर्ड्स था, तो स्टीरियोटाइप है लोगों का, और उनका जो ब्रेन है वो क्या है, दोनों का। टिपिकल है, एक खास तरह का है, या डिफरेंट है। अब ह्यूज तो हो नहीं सकता, तो ये तो एकदम कट गया। अब जिस हिसाब से सेंटेंस चल रहा था, जिस हिसाब से मैंने कहा वो अलग अलग तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं और डिफरेंस है उनमें, तो उनका ब्रेन क्या होगा? वो टिपिकल होगा, कुछ खास तरह का होगा? नहीं, किसी खास तरह का नहीं। उनका ब्रेन जो है वो डिफरेंट है। यहां पे मुझे क्लियरली जो लास्ट मैंने सेंटेंस सुना उससे मुझे क्लियर है यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट फिट हो रहा है। तो इस तरह से आपने सुनना है और आपने लास्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है। और हेल्प क्या करेगा? आपके लास्ट फ्यू वर्ड जो सुने, या तो रिपीट कर लीजिए या फिर आप उसको लिख लीजिए। क्लियर? आगे हम लोग करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। इसको आपने सुनना है। ये नहीं बताया जाएगा कि ये ऑडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, जैसे कि सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में था कि ये टॉपिक किस पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताया गया होगा, तो आपको ये सुनना है, इसका मेन आइडिया लेना है और आपने इसको समझना है। Sometimes it will be a lecture and other times it will be a conversation between two people. कभी कभी ये क्या रिकॉर्डिंग होगी, लेक्चर होगी, या फिर ये एक कन्वर्सेशन होगी दो लोगों के बीच में। You will have to answer in 15 to 70 words. आपको आंसर क्या करना है, जो समराइज करनी है लिख के आपने 50 to 70 वर्ड्स को तक आपने वो लिखना है। Try not to write more than 65 वर्ड्स। ये मैं आपको अपनी तरफ बताऊं कि आप 65 वर्ड्स से ज्यादा मत लिखना। You will have 10 minutes to listen and write। आपको 10 मिनट मिलेंगे सुनने के लिए और लिखने के लिए। देखिए, टाइपिंग जो करना है आपके लिए बस काफी टाइम होगा। ये जो रिकॉर्डिंग होगी शायद 2 मिनट तक चले और आपके पास 8 मिनट्स होंगे इसके बाद समझने के लिए और फिर लिखने के लिए। सो कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, वो क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग को इम्प्रूव करना, जो आप सुन रहे हैं वो आपके साथ साथ लिखना भी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि आपने किस चीज पे सुना है और आपने क्या क्या उसमें लिखना है। सो इम्प्रूव योर स्पेलिंग। इन स्पेलिंग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो अपने मार्क्स अपने लेस करवाते हैं। वो क्या क्यों होता है? क्योंकि उनके स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है। वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स एंड राइटिंग द मैटर एट द सेम टाइम। आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के, अपने लिसनिंग स्किल्स पे आपने वर्क करना है। आपने सुनना है, बार बार सुनना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही उसको पॉज कीजिए, उसको फिर से प्ले कीजिए और फिर दोबारा उसको सुनिए। और आपने क्या करना है, एक तो सुनना है और साथ साथ लिखना भी एट द सेम टाइम में। जो आपने सुना है कुछ खास खास बातें आपने इसके साथ साथ लिखनी है और वो अपनी स्पीड को बढ़ाना है। विदाउट लुकिंग एट द कॉपी इफ यू कैन। मतलब आपने क्या करना है, कई बार तो ऐसे भी लिखना है कि आपने कॉपी पे देख के नहीं लिखना, आपने सुनते हुए ध्यान सुनने की तरफ रखना और लिखना कॉपी पे है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होता है, जब आप लिखना शुरू कर दें और आपका ध्यान भी लिखने पे चले जाए तो आपका जो फोकस होगा वो लिखने पे हो जाएगा और आपका फोकस लिसनिंग से हट जाएगा। जो आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, उससे आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप सुनते सुनते लिखें और कुछ कुछ देखें और कुछ कुछ वर्ड्स बिना देखे ही लिखें। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एज दिस इज मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल ऑफ पीटी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लिसनिंग जो है ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, ये मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है। आपके ज्यादा मार्क्स में इजिली आ सकते हैं।
ट्राई टू इम्प्रूव योर ग्रामर, आप अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव कीजिए। आप ग्रामर इसमें क्या कहेंगे, आपने देखना है कि जब आपने 70 वर्ड्स तक लिखना है, आई मीन 65 वर्ड्स तक लिखना है, तो आपको वहां पे ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना पड़ेगा सेंटेंस को। ये नहीं कि आपने कीवर्ड सुन लिए और आपने बस कीवर्ड बीच में डाल दिए और उसको कैसे डालना है ये आपको आता ही नहीं है। तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कैसे बननी है। Try to work on your comma. Proper comma placement makes a huge difference in clarity and flow. जहां पे कॉमा आना चाहिए वहां पे आपने कॉमा भी डालना है। ये सेंटेंस लंबा होने वाला है तो यहाँ पे कॉमा भी आना ही आना है। तो आपको पता होना चाहिए कॉमा कहाँ डालना है। ये नहीं कि आप कॉमा कहीं पे भी लगा दो, तो आपको इस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा कि कॉमा क्या है, कॉमा कहाँ लगेगा। ये एक नेचुरल पॉज होता है जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं किसी के साथ कोई एक पॉज आता है। जब हम लिखते हैं तो वो ही पॉज लिखने में भी आता है। तो आपको देखना है कि कॉमा कहाँ आपने डालना है। कॉमा इज नेचुरल पॉज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, इट हेल्प्स क्लैरिफाई मीनिंग। कॉमा जो क्या है, एक नेचुरल पॉज है राइटिंग एंड स्पीकिंग में और एक मीनिंग बनाने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इट हेल्प करता है आपको क्लैरिफाई करने के लिए मीनिंग क्या होगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो आपने सुना है उसका मीनिंग भी आप समझिए कि ये क्या होता है। सिर्फ ये सुनने पर मत ध्यान दीजिए कि क्या क्या बोला गया है, आपने ये भी ध्यान करना कि ये स्टोरी सुनाई जा रही है किस चीज पे सुनाई जा रही है, क्या बोला जा रहा है। जब आप ऐसे फोकस से आप सुनेंगे लेक्चर तो आपको पता होगा कि लेक्चर किस तरफ जा रहा है, आपको मेन आइडिया भी आ जाएगा और आपको पता होगा मैंने क्या लिखना है। सो कैच द की पॉइंट्स व्हेन लिसनिंग, जो आप लिसन कर रहे हैं तो उसके की पॉइंट्स आप लिखिए। राइट डाउन सम लाइंस एंड कीवर्ड्स, आपने क्या करना है, कुछ लाइंस भी लिखनी है और कुछ कीवर्ड्स भी लिखने हैं। मैंने आपको स्पीकिंग में भी यही बताया था कि आपने कुछ लाइंस एग्जैक्टली उठा लेनी है और कुछ कीवर्ड उठाने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, आप उतने जितना हो सके उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसे एक बना लेना है, ऐसे कुछ एक लिख लेना, मेन लाइंस एंड कीवर्ड्स, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद जो मेन लाइंस है आपने वो यहाँ पे टाइप इन कर लेनी है और जो कीवर्ड्स है, जो आपको लाइंस नहीं समझ आई उसके कीवर्ड्स जो है वो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को टाइप कर लेना है, यहाँ पे आपने उसको लिख लेना है। लाइंस आपको हेल्प करेंगी आपको समझने के लिए कि क्या क्या बोला गया है और क्या क्या आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपने एक लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ। यहाँ पे एक टेम्पलेट मैंने आपको 2 तरह के टेम्पलेट बनाए हैं आपके लिए। ये 2 टेम्पलेट्स आपको हेल्प करेंगे आपको यहाँ पे ये लेक्चर सुनने के बाद समराइज करने में। एक लेक्चर मैंने ये एक ये आपको मैं दे रहा हूँ टेम्पलेट और एक ये। मैं ये 2 डिफरेंट टेम्पलेट्स क्यों दे रहा हूँ, है तो ये सेम ही है, इसको इसलिए दे रहा हूँ डिफरेंट, ताकि अगर आपको 2 समझ आ जाए तो आपका सेम टेम्पलेट मत हो। और मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये टेम्पलेट समझ आ जाता है तो वो ये वाला यूज कर लें, जिनको ये टेम्पलेट समझ आता है तो वो ये यूज कर लें। दोनों टेम्पलेट इजी है। जिन जिन बच्चों को मान लीजिए ये समझ नहीं आता टेम्पलेट, वो ऊपर वाला देख लें, याद कर लें। जिनको ऊपर वाला समझ नहीं आता वो नीचे वाला कर लें। और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर 2 समरी आ गई तो आपको ये दोनों ही टेम्पलेट आपको दिमाग में रखने होंगे, ताकि आप एक समरी में ये टेम्पलेट यूज कर लें और दूसरे में आप ये कर लें। आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक मेन लाइन लिखनी है, कैसे हमने कीवर्ड लिखने हैं और उसको कैसे टेम्पलेट में यूज करना है। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा, वो आप सुनेंगे और मैं वहां पे मेन लाइन लिखूंगा और साथ साथ कीवर्ड्स भी लिखूंगा। If you think that cancer is only found in humans or that it's a modern disease, think again. Scientists have not only found cancer in many other animals, they have found it in dinosaurs that lived more than 65 million years ago. Wondering if fossils could tell us something about ancient cancer, scientists traveling with a portable X-ray machine scanned 10,000 dinosaur vertebrae of over 700 museum specimens. These included many popular dinosaurs such as Stegosaurus, Triceratops, and Tyrannosaurus. Much to their surprise, they found that only one group suffered from cancer, the hadrosaurs, or duck-billed dinosaurs. 29 benign tumors were found in the tailbones of 97 animals. These were mostly hemangiomas, or tumors of the blood vessels. Doctors find the same type of tumors in humans today. One Edmontosaurus also had a malignant tumor. Why did duck-billed dinosaurs have cancer and not the others? Scientists aren't sure. They thought that if hadrosaurs were long-lived,
they would have a greater chance of developing cancer, but they lived relatively short lives. These 25-foot-long herbivores needed plenty to eat, so diet was another thing scientists considered. Maybe conifers were to blame. Hadrosaurs ate plenty of them, and they did contain known carcinogens. The trouble is, other conifer eaters didn't exhibit the same cancer. The cause of hadrosaur cancer remains a mystery today, but dinosaur fossils are helping unlock secrets of diseases millions of years old. Who knows what else they'll reveal? जब मैंने ये लेक्चर सुना तो मैंने जो वर्ड्स थे मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिए कीवर्ड्स, और जो लाइंस थे कुछ जो खास लाइन थी वो यहाँ पे मैंने लिख लिए। तो मेरे पास अब 2 मेन लाइंस आ गई और कुछ मेरे पास आ गई यहाँ पे कीवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेम्पलेट को यूज करूंगा और उस टेम्पलेट को यूज करके इनको लाइंस को वहां फिट करूंगा और कुछ कीवर्ड्स को वहां पे फिट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने किया। अब आप देखिए मैंने टेम्पलेट यूज किया और मैंने क्या किया, इन लाइंस और वर्ड्स को कैसे यूज किया। देखिए यहाँ पे द लेक्चर केयरफुली हाईलाइट्स द टॉपिक ऑफ डिजीज कैंसर। यहाँ पे कैंसर इज नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, मैंने यहाँ पे लिखा था दे फाउंड इट इन डायनासोर्स व्हिच हु एग्जिस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो। मैं आपको एक बताऊं कि आपने 65 एज ए न्यूमेरिक नहीं लिखना, 65 एज ए आपने अल्फाबेट्स में लिखना है। आपने वहां पे कोई भी न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं यूज करने अपने समरी में। तो यहां पे लिखा द लेक्चर केयरफुली हाईलाइट्स द टॉपिक ऑफ डिजीज, जो था कैंसर के बारे में बताया था, while also emphasizing that it is not only found in humans but also in animals like dinosaurs। तो यहाँ पे लिखा कैंसर इज नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, वही मैंने यहाँ पे यूज कर ली, बट ये डायनासोर्स में भी पाया जाता है, विच लिव्ड 65 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए यहाँ मैंने 65 न्यूमेरिक में यूज किया, एज ए अल्फाबेट्स मैंने यहाँ पे यूज किया। आगे मैंने टेम्पलेट का यूज किया, देखिए इन एडिशन द लेक्चर मूव्स ऑन टू डिस्कस ट्यूमर्स एंड हाइड्रोसोर्स। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे थे, ट्यूमर्स लिखे थे और मैंने यहाँ पे हाइड्रोसोर्स लिखे थे, तो मैंने ये वर्ड्स भी यूज कर लिए कि ये वर्ड्स भी यूज किए गए। इन एसेंस द डायनासोर्स फॉसिल। अब जो डायनासोर्स है इनके हमें अब क्या मिले हैं, हमें रिसेंटली फॉसिल्स मिले हैं, तो मैंने वो वर्ड अपनी तरफ से यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं थे तो मैंने फॉसिल्स मैंने यहाँ यूज कर लिया। डायनासोर फॉसिल हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड मिस्ट्री ऑफ कैंसर। देखिए यहाँ पे लिखा था द कॉज इज मिस्ट्री, किस चीज की, कैंसर की। सो मैंने यहाँ पे वही वर्ड्स को यूज करके लिख दिया, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड मिस्ट्री ऑफ कैंसर विच अपियर्स टू बी हाईली बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिंग वंस पर्सपेक्टिव। ही मैंने अपना क्या किया, टेम्पलेट को यूज किया। अब देखिए मैंने टेम्पलेट में से क्या क्या यूज किया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए द लेक्चर केयरफुली, जो मैंने रेड में डाला हुआ है ये मैंने वर्ड्स ऊपर यूज किए। तो द लेक्चर केयरफुली हाईलाइट्स था तो मैंने वही यहाँ पे यूज कर लिया। आगे व्हाइल आल्सो एम्फेसाइजिंग, ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और कुछ मैंने अपनी लाइंस जो मैंने लिखी थी मेन वो स्टार्टिंग में यूज की, मैंने लाइंस को स्टार्ट में यूज किया। और आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने कीवर्ड्स को यूज किया, क्योंकि यहाँ मुझे वर्ड्स लिखने थे, यहाँ मुझे पूरी की पूरी लाइन समझ नहीं आई, कुछ वर्ड समझ आए वो मैंने ऐसे लिख लिए। तो यहाँ पे व्हाइल आल्सो एम्फेसाइजिंग, और मैंने वो लाइंस जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, जो मेन लाइंस थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने देखिए क्या किया, उसके इन एडिशन, ये एडिशन यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए इन एडिशन मैंने कर लिया। और यहाँ पे था इट ऑफर्स अ कंसाइज, ये मैंने यहाँ पे लाइन को यूज नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। तो मैंने लिखा देन मूव्स ऑन टू डिस्कस, तो मैंने इसको हटा दिया अपने टेम्पलेट में से और मैंने लिखा इन एडिशन द लेक्चर मूव्स ऑन टू डिस्कस ट्यूमर्स एंड हार्डोसोर्स। यहाँ पे वो लाइन को हटाकर मैंने देन मूव्स ऑन टू डिस्कस, वो जो वर्ड्स थे, जो कीवर्ड्स थे, मैंने वो यहाँ पे फिट कर दिए। अब लास्ट में क्या, इन एसेंस, यहाँ पे लिखा था इन एसेंस द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंजेस एंड कल्टिवेट। ये मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया था मैं एज इट इज को यूज नहीं कर पाया क्योंकि ये वहां पे फिट नहीं हो रहे थे। तो मैंने वहां पे अपनी तरफ से एक लाइन ऐड बना ली। यहाँ क्या लिखा, इन एसेंस द डायनासोर्स फॉसिल्स हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड मिस्ट्री ऑफ कैंसर। वही कीवर्ड्स जो यहाँ पे था, कॉज इज मिस्ट्री, तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लिया क्योंकि मुझे लाइन बनानी आती थी और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको भी लाइन बनाती आती होगी। तो कुछ आपने लाइन अपनी तरफ से भी ऐड कर लेना है, ये नहीं कि टेम्पलेट को एज इट इज यूज कर लेना है। अगर किसी को नहीं लाइन बनानी आती तो टेम्पलेट को एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका एक फ्लो मिलेगा, आपको ग्रामर के मार्क्स मिलेंगे, ग्रामर के मार्क्स आपको नहीं कटेंगे। कंटेंट का हो सकता है कि कुछ मार्क्स कट जाएंगे, कंटेंट पूरा आपको नहीं लिख पाएंगे अगर आपको सेंटेंस बनाना यहाँ पे नहीं आया।
तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन मैंने यूज कर ली। सो लास्ट में मैंने बता दिया appears to be highly beneficial, वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया which appears to be highly beneficial when it comes to expanding one's perspective, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में यूज कर लिया। और ये जो लाइन थी the ability to adapt to changes and cultivate wisdom appears, ये वहां पे फिट नहीं हो रही थी, तो मुझे एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करके इस टेम्पलेट को मैंने ऐसे यूज किया। सो होपफुली आज के लेक्चर से आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने इसमें ज्यादा स्कोरिंग करनी है और आपने इस टेम्पलेट को कैसे यूज करना है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।